हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंट्यूशन पीसीएस में। आज है 26 जुलाई 2025 और आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं डेली करंट अफेयर को। डेली करंट अफेयर के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज के इस करंट अफेयर के सेशन में हम लोग आज के जितने भी महत्वपूर्ण नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर बनता है उन सभी को हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में और कुछ को वन लाइनर के फॉर्म में हम लोग सोल्व करेंगे। यदि ये सेशन आप लोगों को एग्जाम के पर्सपेक्टिव से यूजफुल लगेगा तो इसको ज़रूर आप लोग अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप लोग इस करेंट अफेयर सेशन का पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंट्यूशन पीसीएस को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप लोगों को इनका पीडीएफ भी अवेलेबल मिल जाएगा। चलिए हम लोग इस सेशन को अब शुरू करते हैं। आज के 26 जुलाई 2025 के डेली करंट अफेयर में हमारा पहला जो प्रश्न होगा वो दिवस से संबंधित होगा। ये दिवस है कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस के संबंध में है। प्रश्न है 26वां कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाएगा। 26वें नंबर का कारगिल विजय दिवस 2025 में मनाया जाएगा 26 जुलाई को। ऑप्शन यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। 26 जुलाई को मनाया जाएगा। इस बार 26 जुलाई 2025 के कारगिल दिवस का थीम है शौर्य और विजय के 26 साल का सम्मान। शौर्य और विजय के 26 साल का सम्मान। कारगिल विजय दिवस के मनाने का कारण क्या है तो 1999 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध हुआ था और इस युद्ध में भारत के कई सैनिक जो है वो शहीद हो गए थे। इन शहीद सैनिकों के सम्मान में, इनकी देशभक्ति और साहस के लिए हम लोग हर साल इस दिवस को मनाते हैं। आगे प्रश्न है हाल ही में किस देश के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया है और 21 तोपों की सलामी दी गई है। गार्ड ऑफ ऑनर और 21 तोपों की सलामी दी गई है। कौन सा देश हो जाएगा तो ये हमारा पड़ोसी देश हिंद महासागर में अवस्थित है मालदीव। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मालदीव इसका सही उत्तर हो जाएगा। डैश राष्ट्रीय रक्षा बल जिसे एमएनडीएफ भी बोला जाता है ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पारंपरिक है कोल्हू उपहार में दिया जो डैश का आतिथ्य और सम्मान का प्रतीक है। तो किस देश के आतिथ्य और सम्मान का प्रतीक है और किस देश का राष्ट्रीय रक्षा बल के द्वारा दिया गया तो ये हो जाएगा मालदीव। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा मालदीव। देखिए अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मालदीव की यात्रा की जा रही है और इस यात्रा के दौरान विभिन्न तथ्य हमारे सामने आए हैं। इन तथ्यों को हम लोग देख लेते हैं। मोदी जी के द्वारा 25 और 26 जुलाई 2025 को 2 दिवसीय मालदीव की यात्रा की जा रही है। ये यात्रा क्यों की जा रही है तो 26 जुलाई को मालदीव का 60वां स्वतंत्रता का आज़ादी का दिवस मनाया जाएगा। तो ये जो 60वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है स्वतंत्रता की, इसके उपलक्ष्य में भारत के प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था और इसी के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री वहां की यात्रा पर गए हैं। इस बार जो प्रधानमंत्री की यात्रा है ये मालदीव की तीसरी यात्रा है। इसके पहले उन्होंने 2018 में और 2019 में वहां की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में शुक्रवार को मालदीव की राजधानी माले में वहां पर औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया और प्रधानमंत्री जी को एमएनडीएफ के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और 21 तोपों की सलामी दी गई। तो ये इस वजह से यहाँ पे दिया गया था। नरेंद्र मोदी को पारंपरिक है कोल्हू उपहार में भी दिया गया था। यहाँ देख लीजिए दोनों के देशों के बीच में इस समय में कुछ समझौते और सहयोग हुए हैं। क्या क्या है ये समझौता, इनको हम लोग देख लेते हैं। तो 4850 करोड़ रुपए के ऋण सहायता लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान किया गया है। भारत के द्वारा मालदीव को 4850 करोड़ रुपया का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान किया गया है। भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित एलओसी पर मालदीव के वार्षिक ऋण पुनर्भुगतान दायित्व को कम करने के लिए एक संशोधनात्मक समझौता पर भी हस्ताक्षर किया गया है। उसके अलावा भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और मालदीव मौसम विज्ञान सेवा, पर्यटन और पर्यावरण मंत्रालय के बीच में एक समझौता हुआ है। इसके साथ ही साथ दोनों देशों के बीच में मालदीव के द्वारा भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुआ है।
इसके साथ प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा मालदीव की यात्रा के दौरान मालदीव में यूपीआई पर भारत की एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के बीच नेटवर्क टू नेटवर्क समझौता पर भी हस्ताक्षर हुआ है। इसके अलावा अन्य समझौता में क्या था, तो दोनों नेताओं ने 2024 में अपनाए गए व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी के लिए भारत मालदीव के बीच संयुक्त दृष्टिकोण के कार्यान्वयन में प्रगति लाने का प्रयास भी किया है। उसके बाद बुनियादी ढांचा परियोजना का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री ने अड्डू शहर में सड़क और जल निकासी प्रणाली परियोजना और मालदीव के 6 उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया है इन्होंने। आगे हम लोग प्रश्न को देखते हैं। देखिए, ये एक मालदीव का फिगर दिया हुआ है चित्र में। मानचित्र के माध्यम से यदि हम लोग देखें तो देखिए, ये विश्व का मानचित्र यहाँ पे दिया हुआ है। विश्व के मानचित्र में मालदीव का अवस्थिति कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हिंद महासागर में अवस्थित है। हिंद महासागर में ये अवस्थित है और भारत के जूम करके देखा जाए तो भारत के इस वाले एरिया में मालदीव अवस्थित है। तो ये था मालदीव का मानचित्र और यहाँ के कुछ जो महत्वपूर्ण द्वीप है उनके नाम इसमें दिए हुए, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगर हम लोग मालदीव के बारे में कुछ और जानकारी देखें तो क्या हो जाएगा, मालदीव के अभी राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोहम्मद मालदीव के राष्ट्रपति हैं। मालदीव हिंद महासागर में अवस्थित देश है। इसके अलावा मालदीव जो द्वीपीय देश है, एक मालदीव क्या है तो एक द्वीपीय देश है और इसका जो द्वीप है ये परवाल से निर्मित द्वीप है। मालदीव की राजधानी क्या हो जाएगी, तो इसकी राजधानी माले है। मालदीव की राजधानी माले है और भाषा है यहाँ का महल। मालदीव की भाषा है महल है और मालदीव जो है वो एशिया का सबसे छोटा देश है, एशिया का सबसे छोटा देश है। आगे प्रश्न है यहाँ देखिए, डोकलाम, नाथुला दर्रा और चोला पर्यटकों के लिए नए तरीके से खोले जाएंगे। ये स्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? ये तीनों स्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे पूर्वोत्तर के राज्य सिक्किम में अवस्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सिक्किम में अवस्थित है। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा नई पहल भारत रणभूमि दर्शन के तहत सिक्किम का पर्यटन विभाग इस रणनीतिक क्षेत्र को ऐतिहासिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता के आकर्षक मिश्रण के साथ एक अनोखे पर्यटन स्थल में बदलने की तैयारी कर रही है, जिसकी वजह से सिक्किम राज्य के 3 स्थलों को चिन्हित किया गया है और जल्दी ही पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा इन स्थानों को। ठीक है, तो ये 3 स्थान कौन है? डोकलाम है, नाथुला दर्रा है और चोला है। देखिए, हम लोग सिक्किम के मैप में अगर हम लोग स्टडी करें तो ये है सिक्किम का राजनीतिक मैप है। ठीक है, देखिए ये पूर्वोत्तर में अवस्थित है। यहाँ पे ये जिलों की संख्या दी हुई है। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक है। सिक्किम की राजधानी क्या हो जाएगी, तो गैंगटॉक यहाँ पे दिया हुआ है। गैंगटॉक सिक्किम की राजधानी है। सिक्किम भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है। सेकंड सबसे छोटा राज्य है। यहाँ के सीएम हैं प्रेम सिंह तमांग यहाँ के सीएम हो जाएंगे। वहीं अगर हम राज्यपाल की बात करते हैं तो ओम प्रकाश सिक्किम के राज्यपाल हैं। सिक्किम में टोटल 6 जिले हैं और यदि हम बात करें कि विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो सिक्किम की विधानसभा में सीटों की संख्या है 32, लोकसभा में सीटों की संख्या है 1 और राज्यसभा में सीटों की संख्या है 1। 32, 1 और 1 इस तरह से याद रखिएगा। 6 जिले हैं इसके, यहाँ पे इनके नाम दिए हुए, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, 25 जुलाई को किस देश के द्वारा यूएवी प्रक्षेपित सटीक निर्देशक मिसाइल ULPGM-V3 का सफल उड़ान परीक्षण किया गया है? 25 जुलाई को किस देश के द्वारा यूएवी प्रक्षेपित सटीक निर्देशक मिसाइल ULPGM-V3 का सफल उड़ान का परीक्षण किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा भारत। ऑप्शन यहाँ बी करेक्ट है, इंडिया के द्वारा किया गया है। देखिए, भारत ने अपनी स्वदेशी रक्षा क्षमता एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। स्वदेशी रक्षा क्षमता में एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के द्वारा शुक्रवार 25 जुलाई 2025 को आंध्र प्रदेश के
कुरनूल स्थित नेशनल ओपन एरिया रेंज में यूएवी प्रक्षेपित सटीक निर्देशित मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है और इसको हम लोग जानेंगे ULPGM V3 के नाम से। यह उपलब्धि भारत के निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम में एक नई मील का पत्थर साबित हुआ है। आंध्र प्रदेश में कहाँ से छोड़ा गया है इसको, तो नेशनल ओपन एरिया रेंज, इस स्थान को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, किसके अनुसार भारतीय रुपये ने हाल में 87 रुपये के उच्च स्तर से उबरते हुए अल्पकालिक मजबूती दिखाई है। तो भारतीय रुपये में अभी 87 रुपया का जो है वो मजबूती आई है। ये किस संस्था के द्वारा बताया गया है? ऑप्शन यहाँ देख लीजिए, सही ऑप्शन हो जाएगा MK वेल्थ मैनेजमेंट के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट है, MK वेल्थ मैनेजमेंट के द्वारा। देखिए, ग्लोबल करेंसी मार्केट एक महत्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुजर रहा है अभी, और अमेरिका के ब्याज दरों को लेकर बनी हुई अनिश्चितता और नए व्यापार शुल्कों की संभावना के बीच अमेरिकी डॉलर लगातार गिरावट की ओर बढ़ रही है। इसी बीच देखा गया है कि MK वेल्थ मैनेजमेंट के द्वारा एक रिपोर्ट लाई गई है और उसमें बोला गया है कि अमेरिका के जहां पे बाजार गिर रहा है वहीं पे यूरोपीय सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड के द्वारा अभी जो है समय पर और एग्रेसिव रेट कट के बाद यूरो और ब्रिटिश पाउंड में मजबूती आई है, और इसके साथ ही साथ भारत के जो रुपए है उसमें 87 रुपए की मजबूती आई है। तो रिपोर्ट है किसका, रिपोर्ट जो लाया है उसका नाम है MK वेल्थ मैनेजमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है, बीमा विनियामक IRDAI के नए चेयरमैन कौन बने हैं? इरडाई के चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये चेयरमैन कौन से हो जाएंगे? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अजय सेठ। ऑप्शन ए करेक्ट है, अजय सेठ हाल फिलहाल में इरडाई के चेयरमैन बने हैं। इरडाई का फुल फॉर्म हो जाता है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। क्या हो जाएगा? भारतीय बीमा नियामक भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरडाई का फुल फॉर्म है। इरडाई की स्थापना की गई थी वर्ष 1999 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय हैदराबाद में अवस्थित है। गठन हुआ 1999 में और मुख्यालय हैदराबाद के अंदर में अवस्थित है। ये कुछ फैक्ट था, आप लोग ध्यान में रखिएगा। हाल ही में फीडे महिला विश्व कप के फाइनल में किन दो भारतीय महिला खिलाड़ियों ने जगह बनाई है? फीडे महिला विश्व कप के फाइनल में दो भारतीय महिला खिलाड़ियों के द्वारा जगह बनाया गया है और ये इतिहास में पहली बार है, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो इन दोनों का नाम क्या है? देखिए, पहला है दिव्या देशमुख और दूसरा है कोनेरू हम्पी, दोनों ही के द्वारा। तो ए और बी दोनों ही सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ डी करेक्ट है, दिव्या देशमुख और कोनेरू हम्पी के द्वारा। पीएम नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक पीएम रहने वाले डैश प्रधानमंत्री बन गए हैं। भारत के सबसे लंबे समय तक पीएम रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो सेकंड सबसे लंबे समय तक, ऑप्शन यहाँ बी करेक्ट है। दूसरे नंबर पे ये है सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो इंदिरा गांधी जी दूसरे नंबर पे थी और इन्हीं को रिप्लेस करके अब हमारे वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो आ गए हैं इंदिरा गांधी को रिप्लेस करके। नेक्स्ट है, नासा का कौन सा मिशन पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है? पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के अध्ययन करने के लिए नासा के द्वारा एक मिशन को लॉन्च किया गया है। इस मिशन का नाम क्या है? इसका उत्तर आप लोगों को देना है। इसका नाम है ट्रेसर्स मिशन। ऑप्शन यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जो निसार मिशन है इसको जो है हाल फिलहाल में इसरो के द्वारा बोला गया है कि अभी इसका प्रक्षेपण किया जाएगा, और ये निसार उपग्रह इसरो और नासा दोनों का है। इसरो और नासा इन दोनों का एक संयुक्त मिशन है निसार उपग्रह, और नासा के द्वारा अभी प्रक्षेपित किया गया है ट्रेसर्स मिशन को प्रक्षेपित किया गया है। हाल ही में किसने ड्रोन से प्रक्षेपित मिसाइल का परीक्षण किया है? ड्रोन से प्रक्षेपित मिसाइल का प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा DRDO। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, DRDO के द्वारा किया गया है। महिला प्रीमियर लीग WPL फ्रेंचाइजी यूपी वॉरियर्स का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है?
मुख्य कोच इनमें से कौन हो जाएंगे? तो अभिषेक नायर, ऑप्शन ए करेक्ट है, अभिषेक नायर को नियुक्त किया गया है। विश्वविद्यालय खेलों में मिश्रित कंपाउंड तीरंदाजी का स्वर्ण पदक किसने जीता है? मिश्रित कंपाउंड तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीता गया है विश्वविद्यालय खेल में किसके द्वारा? तो ये इनका सही उत्तर हो जाएगा परनीत कौर और कुशल दलाल, इन दोनों के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों ही सही है, परनीत कौर और कुशल दलाल के द्वारा। ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी पुस्तक के लेखक कौन है? ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा? तो विश्वरूप रॉय चौधरी के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट है, विश्वरूप जी के द्वारा लिखा गया है ग्रीन गोल्ड पुस्तक को। नेक्स्ट हमारा यहाँ हो जाएगा न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान किस उच्च न्यायालय के 17वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तरलोक सिंह चौहान को 17वां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। कहाँ पे? तो झारखंड में, ऑप्शन यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा, झारखंड उच्च न्यायालय में, झारखंड उच्च न्यायालय में। देखिए हम लोग झारखंड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को यहाँ पे देख लेते हैं। ये है झारखंड का मैप। झारखंड में उत्तर के तरफ बिहार अवस्थित है, ठीक है, पूरब में पश्चिम बंगाल अवस्थित है, पश्चिम में छत्तीसगढ़ अवस्थित है और दक्षिण में ओडिशा अवस्थित है, दक्षिण में ओडिशा अवस्थित है। ये चौहद्दी है इसका। इसके अंदर में टोटल कितने जिले हैं? तो झारखंड के अंदर में टोटल जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 24। झारखंड के अंदर में टोटल 24 जिले हैं, 24 जिले हैं। इसकी राजधानी रांची है, यहाँ देखिए रांची की अवस्थिति है, राजधानी रांची है। 15 नवंबर 2020 को इसकी स्थापना हुई थी, सॉरी 2000 को, 15 नवंबर 2000 में झारखंड की स्थापना हुई थी। अभी यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हैं संतोष गंगावर, संतोष गंगावर, संतोष गंगावर राज्यपाल है। कहाँ के? तो झारखंड के, झारखंड के। वही हम बात करें कि यहाँ के सीएम कौन है, तो सीएम हो जाएंगे हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन यहाँ के सीएम हो जाएंगे। विधानसभा में सीटों की संख्या 82 है, झारखंड के विधानसभा की सीटों की संख्या 82 है। राज्यसभा में सीटों की संख्या 6 है और लोकसभा में सीटों की संख्या 14 है। कितनी है? 14 है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट था, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे है रंगमंच निदेशक रतन थियम का हाल ही में निधन हो गया है। वो कौन से पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे? रतन थियम एक रंगमंच निदेशक थे और इन्हें जो पुरस्कार मिला था वो था पद्मश्री, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पद्मश्री इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पद्मश्री से सम्मानित रंगमंच निदेशक रतन थियम का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 1987 में इन्हें नाटक चक्रव्यूह के लिए एडिनबर्ग महोत्सव में फ्रीज फर्स्ट पुरस्कार मिला था, फ्रीज फर्स्ट पुरस्कार मिला था एडिनबर्ग महोत्सव में चक्रव्यूह के लिए 1987 में मिला था। नेक्स्ट है किस देश ने भारत को अपना सबसे बड़ा पाम ऑयल बीज आयातक घोषित किया है? कौन सा ऐसा देश है जिसका भारत सबसे बड़ा पाम ऑयल बीज आयातक बन गया है? तो ये देश कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर है मलेशिया, ऑप्शन बी करेक्ट है, मलेशिया इसका सही उत्तर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि मलेशिया की राजधानी का नाम क्या है। जादूगरों के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? जादूगरों के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये है सुहानी शाह, ऑप्शन सी करेक्ट है, सुहानी शाह इसका उत्तर हो जाएगा। भारतीय महिला जादूगर और मेंटलिस्ट सुहानी शाह ने इतिहास रचा है। इनके द्वारा भारत की पहली महिला जादूगर जिन्होंने जादूगरों का ऑस्कर पुरस्कार जीता है। जादू की दुनिया का ऑस्कर कहे जाने वाले FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक अवार्ड इन्हें मिला है। तो ये जो ऑस्कर है इसका नाम क्या है? वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक अवार्ड नाम है, जिसे हम लोग ऑस्कर के नाम से जानते हैं। मूल नाम है इसका वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक अवार्ड और ये मिला है किनको मिला है? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा सुहानी शाह, सुहानी शाह। नेक्स्ट है सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस देश में शुरू की गई है? दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना सहकारी क्षेत्र में शुरू की गई है हमारे भारत के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा, भारत के द्वारा शुरू की गई है। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना
किस राज्य में शुरू की जा रही है? खनन पर्यटन परियोजना किस राज्य में? तो ये हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन यहाँ बी करेक्ट है, झारखंड। झारखंड के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हमें स्टैटिक से देखने थे उनको हम लोग पहले ही देख चुके हैं। झारखंड राज्य में खनिज संसाधन की भरमार है और यहाँ भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना शुरू की जा रही है। झारखंड खनन पर्यटन परियोजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य है कि पर्यटकों को खानों की संस्कृति और विरासत से जोड़ा जाए। देश की करीब 40% खनिज झारखंड में अवस्थित है। झारखंड में 40% खनिज अवस्थित है देश का। हाल ही में किस देश ने यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की है? तो ये है अमेरिका। ऑप्शन बी करेक्ट है। अमेरिका के द्वारा ऐसा बार बार ही निर्णय लिया जाता है कि यूनेस्को से बाहर हो जाएंगे और दूसरे भी कई वैश्विक संगठन है जिससे बार बार अलग होने का निर्णय लिया जाता है। तो हाल फिलहाल में यूनेस्को से अलग होने का निर्णय लिया गया है। अब ये फाइनल नहीं है लेकिन बात कह रहा है कि यूनेस्को से ये अलग हो जाएगा। यदि हम अमेरिका की अवस्थिति की बात करें तो अमेरिका उत्तर अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित एक देश है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित देश है। यहाँ पे अमेरिका स्थित है और इधर में इसी का एक पार्ट है जिसे हम लोग अलास्का के नाम से जानते हैं। अमेरिका के उत्तर में कनाडा अवस्थित है और इसके दक्षिण में मैक्सिको अवस्थित है। दक्षिण में मैक्सिको अवस्थित है। नेक्स्ट है जुग्राफेटस मैथेवी नामक नई तितली की प्रजाति खोजी गई है और ये किस राज्य में खोजी गई है ये आपको बताना है। पहले तो आप लोग याद रखिए कि जुग्राफेटस मैथेवी एक तितली की प्रजाति है और इसे खोजा कहाँ पे गया है? तो केरल में। ऑप्शन यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। केरल में इसे खोजा गया है। कहाँ पे खोजा गया है? केरल में खोजा गया है। अब हम लोग केरल के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं। तो ये देखिए केरल का यहाँ पे मैप दिया हुआ है। इस मैप को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे केरल का मैप। केरल के बारे में बात करते हैं तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। यहाँ पे टोटल 14 जिले हैं और यहाँ के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। यहाँ के सीएम हैं पिनाई विजयन। कौन है सीएम? पिनाई विजयन यहाँ पे सीएम हो जाएंगे। यहाँ पे राज्यपाल में राज्यसभा और लोकसभा की सीटों की संख्या की अगर हम बात करें तो राज्यसभा में 9 सीटें हैं और लोकसभा में 20 सीटों की संख्या है। केरल के लिए राज्यसभा में 9 सीटें हैं और लोकसभा में 20 सीटें हैं। केरल विधानसभा में कुल 140 सीटों की संख्या है। केरल विधानसभा में सीटों की संख्या 140 है और हम लोग प्रत्येक वर्ष को 1 नवंबर को केरल का राज्य दिवस मनाते हैं। तो केरल दिवस कब मनाते हैं या केरल की स्थापना दिवस हम लोग मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को मनाते हैं। ये दिवस को आप लोग याद रखिएगा। 75वां पीएम दिव्यांग केंद्र किस राज्य में उद्घाटित किया गया है? पीएम दिव्यांग केंद्र 75वें नंबर का कहाँ पे किया गया है? तो इसका उत्तर कहाँ पे हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। दिव्यांग जनों के पुनर्वास और सहायता के लिए उत्तर प्रदेश में 75वां पीएम दिव्यांग केंद्र शुरू किया गया है। यदि हम मैप में उत्तर प्रदेश की अवस्थिति की बात करें तो देखिए ये भारत के नॉर्थ इंडिया का कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर मिलेगा और यहाँ पे इस तरह से कुछ उत्तर प्रदेश अवस्थित है। ये उत्तर प्रदेश की अवस्थित है। उत्तर प्रदेश के उत्तर में आपका स्थित है नेपाल। उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। इसके उत्तर में नेपाल अवस्थित है और इसके पूरब में बिहार अवस्थित है। वहीं हम बात करें पश्चिम में क्या अवस्थित है तो पश्चिम में हरियाणा और उत्तर प्रदेश अवस्थित है और इधर उत्तर की तरफ बात करें तो यहाँ पे उत्तराखंड अवस्थित है। दक्षिण में मध्य प्रदेश एमपी अवस्थित है दक्षिण में। तो ये था उत्तर प्रदेश की कुछ भौगोलिक अवस्थिति। देखिए आज के करंट अफेयर में जितने भी एमसीक्यू पे आधारित प्रश्न थे उनको हम लोग देख लिए हैं। अब चलिए हम लोग वन लाइनर पे आधारित फैक्ट को देख लेते हैं। पहला वन लाइनर है, वर्तमान में भारत के पास विश्व के कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल का 11% भूमि है। कृषि योग्य क्षेत्रफल का 11% भूमि भारत के पास है विश्व के हिसाब से। हाल ही में
चीन के वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन में बदलने में सफलता हासिल कर ली गई है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक होता है, पर्यावरण के लिए भी लगभग हानिकारक होता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको अब भोजन में बदल लिया जाएगा। ये कहाँ के वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया है? तो चीन के वैज्ञानिकों के द्वारा। वर्तमान में भारत का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति एनपीए घट करके 2.5% हो गया है। सकल एनपीए घट करके 2.5% हो गया है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को घटा करके 6.3% कर दिया है। कितना कर दिया है? 6.3% कर दिया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति पर महिलाओं के लिए 1% स्टाम्प ड्यूटी में छूट की मंजूरी दी है। 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति पर महिलाओं को स्टाम्प ड्यूटी में 1% की छूट दी गई है यूपी सरकार के द्वारा। भारत की दिव्या देशमुख फीडे महिला शतरंज विश्व कप में चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंच गई हैं। जॉर्जिया में ये चैंपियनशिप आयोजित हो रहा है और सेमीफाइनल में उन्होंने चीन की तान झोंग ई को हराया है। तान झोंग ई को हराया है। फाइनल में पहुंचने वाली ये भारत की पहली महिला बन गई हैं। पहली महिला बन गई हैं। नेक्स्ट है, भारत के द्वारा 5 साल बाद चीनी पर्यटकों के लिए वीजा देने की शुरुआत कर दी गई है। ये वीजा बंद कर दिया गया था कोविड के दौरान 2020 में। अब स्थिति सामान्य है तो इसको फिर से खोल दिया गया है। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ट्रैवल लीजर की टॉप 10 एयरपोर्ट लिस्ट में 9वें स्थान पर है। ट्रैवल लीजर के द्वारा एक रिपोर्ट लाया गया है और इस रिपोर्ट के 10 में से 9वें स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। यह लिस्ट शामिल होने वाला ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, ये इस लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का इकलौता एयरपोर्ट है। इस लिस्ट में न्यूयॉर्क की ट्रैवल मैगजीन ट्रैवल एंड लीजर के द्वारा लॉन्च किया जाता है। इस रिपोर्ट को जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो ट्रैवल एंड लीजर के द्वारा एनुअल वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड 25 के लिए जारी किया जाता है। एनुअल वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड के लिए जारी किया जाता है। ट्रैवल और लीजर वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड 2025 में तुर्की का इस्तांबुल एयरपोर्ट टॉप पर रहा है। फर्स्ट स्थान पे कौन है? तो तुर्की का इस्तांबुल एयरपोर्ट है। इसके बाद सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट दूसरे नंबर पर, कतर का दोहा स्थित हमाद एयरपोर्ट तीसरे नंबर पर स्थित है और भारत का जो एयरपोर्ट है वो कौन से नंबर पे है? 9वें नंबर पे स्थित है। देखिए, आज के करंट अफेयर में जितने भी महत्वपूर्ण आज का महत्वपूर्ण जो पॉइंट बनता था, टॉपिक बनता था, उनको हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। यदि ये वीडियो आप लोगों को परीक्षा के दृष्टिकोण से यूजफुल लगा है, तो इसको ज़रूर आप लोग अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा और शेयर करने के साथ ही साथ इस वीडियो को आप लोग लाइक भी कर लीजिएगा। इस सेशन में हम लोग साइंस से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। साइंस के बायोलॉजी सेक्टर से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों में से कुछ प्रश्नों को हम लोग इसमें सोल्व करेंगे। आप लोग मेरे साथ साथ इन सभी एमसीक्यू को सोल्व करते चलिए और इनका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए और सेशन के लास्ट में आप लोग ये भी बताइएगा कि कितना प्रश्न आप लोगों के द्वारा इसमें से सही हुआ है। पहला प्रश्न है हमारा, पेट की अम्लीयता को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रति अम्ल या एंटासिड के रूप में किया जाता है? तो प्रति अम्ल के रूप में किसका उपयोग हम लोग करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड का। ऑप्शन डी करेक्ट है, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। आगे प्रश्न है, मनुष्यों में गर्दन निम्नलिखित में से किस जोड़ से सिर से जुड़ी होती है? हमारा जो गर्दन है ये किस जोड़ के माध्यम से सिर से जुड़ा हुआ होता है? इसका नाम हो जाएगा पिवोटल जोड़। ऑप्शन सी करेक्ट है, पिवोटल जोड़ के माध्यम से सर और गर्दन आपस में जुड़े होते हैं पिवोटल जोड़ के द्वारा। मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? हमारे हाथ में टोटल जो हड्डियां होती हैं वो 27 होती है। ऑप्शन यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। हमारे हाथ में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 27 हो जाएगा।
हमारा मस्तिष्क मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भोजन पर निर्भर करता है? मस्तिष्क किस भोजन पर निर्भर करता है? तो ग्लूकोज पर मुख्य रूप से निर्भर करता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ग्लूकोज पर निर्भर करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम के कार्य की पहचान कीजिए। ट्रिप्सिन जो हमारे शरीर में एंजाइम है, इसका क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है प्रोटीन को पचाना। ऑप्शन ए करेक्ट है, प्रोटीन को पचाना ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य होता है। पोलियो वैक्सीन के विकास के लिए किसके आविष्कार अग्रणी हुए? पोलियो के वैक्सीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जोनास साल्क के द्वारा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, जोनास साल्क इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा 1897 में खोजा गया पहला बी विटामिन था? बी विटामिन जो 1897 में खोजा गया था, ये कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपका है थायमीन। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट है, थायमीन हो जाएगा। आंसर के साथ ये नंबरिंग में मिस प्रिंटिंग हो गया है, तो उसको आप लोग ध्यान में मत रखिए। यहाँ पे थायमीन ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ नहीं है? इनमें से कौन प्रोटोजोआ का उदाहरण नहीं है? तो स्काइफा प्रोटोजोआ नहीं है, ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन युगलीना, अमीबा और प्लाज्मोडियम ये तीनों ही प्रोटोजोआ के उदाहरण हैं। युगलीना, अमीबा और प्लाज्मोडियम क्या है? तो प्रोटोजोआ है एक। कोशिका के उस प्रकार की पहचान करें जो लंबी और शाखित है। तो कौन सा ये प्रकार हो जाएगा जो लंबा है और शाखित है? इसका हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन ए करेक्ट है। तंत्रिका की जो कोशिका होती है वो लंबी होती है और शाखित होती है, शाखाओं में विभाजित होती है। निम्नलिखित में से कौन कीट वर्ग से संबंधित नहीं है? इनमें कौन कीट वर्ग के अंदर में नहीं आएगा? तो कीट वर्ग के अंदर में जो नहीं आएगा वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा इसमें सही उत्तर? कीट वर्ग के अंदर में क्या नहीं आएगा? तिलचट्टा, मच्छर, बिच्छू या सिल्वर फिश, इनमें से बिच्छू हो जाएगा। बिच्छू कीट वर्ग में नहीं आता है, बिच्छू जो है ये कीट वर्ग में नहीं आता है। बाकी देखिए तिलचट्टा, मच्छर और सिल्वर फिश ये तीनों ही कीट वर्ग के अंदर में आता है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हमारे आहार का अपचनीय भाग है? पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए हमारे आहार का अपचनीय भाग इनमें से कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? रफेज। ऑप्शन यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा, रफेज इसका सही उत्तर है, बी इसका उत्तर हो जाएगा। शर्करा में मौजूद खाद्य घटक क्या होता है? शर्करा में मौजूद खाद्य घटक को कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है। मानव के आहार नाल में विली कहाँ पाया जाता है? हमारे आहार नाल में जो विली होता है वो मौजूद होता है छोटी आंत में। ऑप्शन यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा, छोटी आंत में मौजूद होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अंडे में अनुपस्थित होता है? कौन सा विटामिन अनुपस्थित होता है? तो विटामिन सी। ऑप्शन यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन सी अंडा में नहीं पाया जाता है। विटामिन की खोज फंक के द्वारा की गई थी, फंक के द्वारा विटामिन की खोज की गई थी। और विटामिन बी और सी जो होता है ये जल में घुलनशील विटामिन होता है। बाकी बचे हुए जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील होता है, बाकी के विटामिन वसा में घुलनशील होता है और बी और सी जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्रोत से मस्तिष्क को ऊर्जा प्राप्त होती है? हमारे मस्तिष्क को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। ऑप्शन यहाँ डी करेक्ट है, ग्लूकोज से प्राप्त होती है। कोशिका में भरे जाने वाले तरल पदार्थ मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? कोशिका में जो तरल पदार्थ मैट्रिक्स भरा जाता है उसको क्या कहा जाता है? इसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है, इसका साइटोप्लाज्म इसे कहा जाता है। कोशिका झिल्ली में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? कोशिका झिल्ली में प्रोटीन का जो प्रतिशत होता है वो 40 से 60% होता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, 40 से 60% होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन के अपर्याप्त स्त्राव के कारण होने वाले रोग की पहचान कीजिए।
अग्नाशय में यदि इंसुलिन का कम स्त्राव होता है तो इससे कौन सी रोग हो जाती है? इसका सही उत्तर होगा मधुमेह, डायबिटीज। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, मधुमेह होता है। निम्नलिखित में से किस रोग को टीकाकरण द्वारा नहीं रोका जा सकता है? अर्थात इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जिसे हम टीकाकरण के माध्यम से उसका निदान नहीं कर सकते हैं? ये कौन सा रोग हो जाएगा? तो ये है बेरी बेरी। ऑप्शन यहाँ बी करेक्ट है, बेरी बेरी। देखिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि बेरी बेरी जो बीमारी है वो कौन से विटामिन के कमी के कारण होता है? विटामिन और खनिज निम्नलिखित में से किसके लिए सहायक होते हैं? विटामिन और खनिज सहायक होता है हमारे शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं के लिए। शरीर के उपापचयी अभिक्रिया के लिए विटामिन और खनिज आवश्यक होता है। ऑप्शन यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा, हमारे शरीर के उपापचयी अभिक्रिया के लिए। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? रतौंधी किसकी कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? कवक अर्थात फंगस की वजह से जो बीमारी होती है वो है दाद। ऑप्शन यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा, दाद इसका सही उत्तर है। विडाल परीक्षण पुष्टि करता है। विडाल परीक्षण किस चीज की पुष्टि करता है? तो विडाल परीक्षण या विडाल टेस्ट के माध्यम से हम टाइफाइड की टेस्ट करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा टाइफाइड बुखार। ऑप्शन ए करेक्ट है, टाइफाइड बुखार इसका सही उत्तर है। अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन के अपर्याप्त स्त्राव के कारण कौन सी रोग होती है? तो अगर इंसुलिन का कम मात्रा में अपर्याप्त मात्रा में स्त्राव होगा तो कौन सी बीमारी होगी? थोड़ी देर पहले ही बताए थे, डायबिटीज हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है, डायबिटीज, मेलिटस या मधुमेह इससे हो जाता है। मानव शरीर के किस अंग में वृद्धि के चरण एनाजेन, कैटाजेन और टेलोजेन में विभाजित होते हैं? तो इसका कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? बाल, नाखून या नाक? तो इसका सही उत्तर है बाल। ऑप्शन आपका बी करेक्ट उत्तर है। निम्नलिखित में से किस में पायरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में बदल जाता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में बदल जाता है। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? मानव पेशी कोशिका। ऑप्शन डी करेक्ट है, मानव पेशी कोशिका इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हमारे आहार का अपचयी भाग है? तो पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए अपचयी भाग हमारे आहार का कौन सा हो जाएगा? कुछ समय पहले बताए थे, इसका सही उत्तर है रफेज। ऑप्शन बी करेक्ट है, रफेज। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में इन सभी प्रश्नों का उत्तर साथ साथ देते चलिए। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है, स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। किसने सुझाव दिया कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है? तो रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन आपका हो जाएगा ग्लैड स्टीनर। ऑप्शन डी करेक्ट है, ग्लैड स्टीनर के द्वारा बताया गया था कि प्रत्येक मनुष्य का जो रक्त समूह होता है ये विशिष्ट होता है। नाम हो जाएगा ग्लैड स्टीनर। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है? तो त्वचा और आंख के लिए महत्वपूर्ण विटामिन इनमें से हो जाएगा विटामिन ए। ऑप्शन ए करेक्ट है, विटामिन ए इसका सही उत्तर है। डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी? डीएनए की संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स वाट और फ्रांसिस क्रिक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जेम्स वाट और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा डीएनए की संरचना की खोज की गई थी। मानव टाइफाइड पैदा करने वाला रोगाणु छोटी आंत में डैश के द्वारा प्रवेश करता है? टाइफाइड जो पैदा करने वाला रोगाणु है वो छोटी आंत में किसके माध्यम से प्रवेश करता है? इसका हो जाएगा दूषित भोजन और पानी। ऑप्शन सी करेक्ट है, दूषित भोजन और पानी के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में पाया जाने वाला एक सूक्ष्म खनिज है? मानव शरीर में पाया जाने वाला सूक्ष्म खनिज इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये है सेलेनियम।
ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। सेलेनियम मानव शरीर में पाया जाने वाला एक सूक्ष्म खनिज है। आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक कौन है? आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक हो जाएंगे इनमें से कौन? तो ईपी ओडूम, ऑप्शन बी करेक्ट है। ईपी ओडूम, नाम क्या है? ईपी ओडूम। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः ब्लड ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है? तो ब्लड थिनर के नाम से इनमें से किसको जाना जाता है? स्कंदन रोधी को, ऑप्शन ए करेक्ट है। स्कंदन रोधी या एंटीकोगुलेंट को ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है। प्रोटीन की संरचना की व्याख्या किसने की है? प्रोटीन की संरचना की व्याख्या की गई है पॉलिंग के द्वारा और कोरी के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट है। पॉलिंग और कोरी के द्वारा प्रोटीन की संरचना की व्याख्या की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज थायराइड हार्मोन या थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए अनिवार्य होता है? थायराइड हार्मोन या थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए अनिवार्य होता है आयोडीन। ऑप्शन बी करेक्ट है। आयोडीन अनिवार्य होता है। इसके साथ ही साथ इस सेशन में जितने प्रश्न थे हमारे उन सभी को हम लोग सोल्व कर लिए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ये सेशन आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा है, और इसको आप लोग ज़रूर अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप लोग लाइक भी कर लीजिएगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप लोग ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो बना करके हमारे चैनल पर डाला जाए उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल जाए। देखिए, आप यदि इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंट्यूशन पीसीएस को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे इनका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद सभी को वीडियो को देखने के लिए।